दोस्तों, काम को शुरू करना ये एक सबसे मुश्किल टास्क होता है। अगर आपको ये लगता है कि जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे उसके बाद मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करूँगा, तो यकीन मानिए कि ऐसा वक्त तो आने वाला ही नहीं है। यानी कि सारे सिग्नल ग्रीन हो, सारी चीज़ें आपके मुताबिक हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ, जहाँ से रहकर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, यह पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा है। और नीचे लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग आए जो कि पहले बाहर रहते थे, और उन्होंने अब अस्थायी तौर से यहाँ पर अपना अड्डा बना लिया है। अड्डा बनाने का मतलब यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक का एक छोटा सा कारखाना खोल लिया है, और वहाँ से दिन भर आवाज़ें आती रहती हैं। कई बार मैंने सोचा कि जब ये शांत होंगी फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी तो पढ़ा रहा होता हूँ, उसी दौरान डब्बों को पटकने, काटने, उनको ठोकने पीटने की आवाज़ें आने लगती हैं। कई बार गाड़ियाँ आने लगती हैं। तो शुरुआत में तो काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ये लगने लगा कि बेहतर होगा कि मैं इन चीज़ों पर ध्यान न देकर कोशिश करूं कि इन सब जो उलझने हैं, जो बाधाएं हैं, इनसे अपना दिमाग डाइवर्ट करके सिर्फ उस काम पर लगाऊं जो काम मुझे करना है। तो यहाँ पर मैं अपना काम अब कर भी लेता हूँ, और यही वजह थी कि बीच बीच में कुछ व्यतिक्रम भी होता था, नहीं हो पाता था। हालांकि कमरा चेंज करने का प्लान है, बाकी जो कुछ भी होगा मैं समय से आपको बताता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल कहना ये हुआ कि आप अपने दिमाग को एकदम प्रोएक्टिव बनाइए। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? रिएक्टिव नहीं। मतलब जो कुछ हो रहा है अगर उस पर आप रिएक्शन देने लगेंगे तो यकीन मानिए, एक पुरानी कहावत है कि अगर आप हर कुत्ते को जो कि भौंक रहा है आप पर, उस पर पत्थर मारते हुए चलेंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ के लिए आप निकले हैं। इसलिए जहाँ के लिए आप निकले हैं, जो आपकी मंजिल है, उस पर दिमाग को केंद्रित करिए और चलते रहिए। कुत्तों का काम भौंकना है, यानी कि बाधाएं आती हैं, चली जाएंगी, लेकिन आपका चलते रहना जरूरी होता है। तो शुरुआत बड़ी मुश्किल है फ्रेंड्स, और इसके लिए आपको बिल्कुल अर्जुन की आग की तरह अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 8 अगस्त है, और देखिए बात करते हैं मुख्य सेविका के बारे में। तो कई बार आप लोगों ने कहा कि मुख्य सेविका की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको डिस्कस किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, दो चीज़ें हैं। मुख्य सेविका के लिए अभी तक जो भर्तियां होती रही हैं वो सीधी भर्ती होती रही है, यानी कि इसमें कोई भी परीक्षा नहीं थी। और मुख्य सेविका यह आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक ये मतलब का ही एक पद है। और इसमें जो जिम्मेदारियां होती हैं वो यही होती हैं कि जो 10, 15, 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं उनका सुपरविज़न करना और उनके काम में उनको हेल्प करना। और अगर कोई बैठक होती है, कहीं पर कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो उस सारे काम का सुपरविज़न करना जो कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को करना पड़ता है। तो क्योंकि इसके पहले इसकी परीक्षा हुई नहीं, तो इसका क्वेश्चन पेपर अभी उपलब्ध नहीं है। सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो कई बार जो अभ्यर्थी हैं जो कि आवेदन कर रही हैं मुख्य सेविका के लिए, उनका सवाल आता है कि फिर वो इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, जब सिलेबस ही नहीं आया है तो तैयारी कैसे होगी। देखिए फ्रेंड्स, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी हिंदी को तैयार करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पेट के मुताबिक आप अपनी हिंदी को तैयार कीजिए। और इसके बाद जो जीएस है, यानी कि स्टैटिक जीके, ये पोर्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर भी शामिल है, हिस्ट्री भी शामिल है, ज्योग्राफी भी शामिल है, और वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि पेट की परीक्षा में पूछी जाती हैं। मैथ और रीजनिंग का भी पोर्शन इसमें हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक स्पेशल यानी कि जो चौथा सेक्शन होगा वो किस टॉपिक से होगा, वो मुख्य सेविका के लिए समर्पित जो विषय हैं, जैसे कि समाजशास्त्र है, गृह विज्ञान है, तो इससे संबंधित जो विषय होंगे उस पर समर्पित रहेगा। लाइक है जैसे लेखपाल में हुआ था ना, ग्राम विकास, उसी प्रकार से ये टॉपिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को 75 प्रश्नों के बारे में कंफर्म बता देता हूँ कि आप 75 प्रश्नों की तैयारी इस प्रकार से कीजिए। बाकी के जो 25 प्रश्न हैं इसके लिए आप समाजशास्त्र और गृह विज्ञान की जो किताबें हैं उसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उस पर आप लोग फोकस कीजिए। तो यही इसका संभावित सिलेबस है, और अभी तक इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है आया नहीं है। जैसे ही घोषित होता है तुरंत आपको बताया जाएगा। लेकिन यही कहूँगा कि 75% जो सिलेबस है वो मैंने कन्फर्म आपको बता दिया है कि इसमें हिंदी और जीएस कंपलसरी है, रीजनिंग और मैथ भी पूछी जाएगी। चौथा जो सेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा आपके विषय पर, यानी कि समाजशास्त्र, गृह विज्ञान वगैरह जो कुछ भी है उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
तो मुख्य सेविका के लिए अभी परीक्षा नहीं हुई है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो खंड शिक्षा अधिकारी बनने का, देखिए यहाँ पर एक जुनून आपके लिए काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आवेदन बिल्कुल उतने ही आने वाले हैं जितने कि यूपी पीसीएस में आते हैं। और यूपी पीसीएस में जितने लोग फॉर्म डालते हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चूकेगा। हाँ, चूकेगा वही जिसने बीएड नहीं किया है, क्योंकि बीईओ बनने के लिए आपका बीएड होना कंपलसरी है। तो अगर आप बीएड हैं और ग्रेजुएट हैं तो बीईओ आप बन सकते हैं। तो एक जो फ़िल्टर लग रहा है वो यही है कि बीएड, लेकिन बीएड की संख्या भी कम नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। हर साल लगभग 2.5 लाख लोग जो है बीएड कर रहे हैं, तो संख्या तो बढ़ती जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो आवेदन आएंगे वो यूपीपीएससी से कम आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्री की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद मेंस की। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। पदों की संख्या पीसीएस के लिए बहुत कम रहने वाली है, तो आपको एक जुझारू प्रवृत्ति दिखानी होगी, एक स्ट्रगल करने के लिए आगे बढ़ने वाले योद्धा की तरह आपको जो है लड़ना पड़ेगा। लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रैक्टिस करते रहें। बहुत सारे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाते हैं, उनके साथ ये होता है कि उनकी जो राइटिंग स्किल है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, यानी कि आप लिख नहीं पाते हैं। होता ये है कि जब मान लेते हैं बीओ की मुख्य परीक्षा में आप बैठे हैं, वहाँ पर आपको 3 निबंध लिखने पड़ते हैं हिंदी में, और आपकी अगर राइटिंग की स्पीड बहुत कम है या राइटिंग बहुत पुअर हो गई है, तो आप जानते हैं कि अच्छी राइटिंग पर अच्छे अंक भी मिलते हैं। ये तो आप निश्चित रूप से मानते होंगे। अगर कोई कॉपी इस प्रकार से आपको मिल जाए जिस पर खूब अच्छे तरीके से उसको लिखा गया हो, अच्छे तरीके से हेडिंग डाली गई हो, चमकदार अक्षर हो, तो उस पर नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। वहीं पर अगर मतलब आप बहुत ही ख़राब तरीके से राइटिंग कर रहे हैं तो उस पर नंबर कम मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है लिखने के साथ साथ अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रतिदिन प्रयास करना पड़ेगा। जो प्रयास करेगा वो सफल जरूर होगा। बीईओ के लिए आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त के अंत में आपको बीईओ के लिए आवेदन जो है शुरू कर दिए जाएंगे, और इसकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर या दिसंबर में ही करवाई जाएगी। नवंबर दिसंबर में कई परीक्षाएं होने वाली हैं। इसमें बीडीओ की पुनः परीक्षा भी शामिल है, यूपी ट्रिपल बीडीओ की पुनः परीक्षा भी शामिल है। इसके अलावा बीईओ की परीक्षा हो सकती है, मुख्य सेविका की परीक्षा भी नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। तो बीईओ बनने का एक जुनून अगर आपके अंदर है तो आप सफल जरूर होंगे। बात करते हैं सीयूईटी परीक्षा के बारे में, तो निरस्त पेपर की परीक्षा 24 से नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोग रेगुलर अपना जो वेबसाइट है सीयूईटी का उसको ज़रूर वॉच करते रहें, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा निरस्त हो रही हैं उसके लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी हो रहे हैं। तो यहाँ पर हालांकि परीक्षाएं सभी होंगी, लेकिन एडमिट कार्ड की जो डेट्स हैं वो चेंज होती रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तकनीकी खामियों के कारण रद्द परीक्षाएं 24 से 28 अगस्त तक होंगी। पहले 12 से 24 अगस्त के बीच परीक्षा कराने की घोषणा की गई थी। दरअसल पिछले हफ्ते देश के कई केंद्रों पर तकनीकी खामियों की वजह से परीक्षाएं रद्द हुई हैं। एनटीए ने बताया है कि इन परीक्षाओं के लिए नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी होंगे। तकनीकी खामी दूर करने के लिए एनटीए ने परीक्षा नीति में बदलाव किया है। तो अब बैकअप सर्वर रखा जाएगा ताकि एक में खराबी आने पर दूसरे सर्वर से परीक्षा को स्टार्ट किया जा सके। और आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी है असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा। ये परीक्षा करवाता है यूपीएससी। तो यूपीएससी की ओर से जितने भी अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था उसमें मात्र 35% अभ्यर्थी जो थे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो बहुत कम संख्या में यहाँ पर जो अभ्यर्थी रहे वो असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में शामिल हुए। और हालांकि ये एक सम्मानित पद माना जाता है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इसके लिए खूब भरपूर तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने आवेदन आएंगे उतने लोग परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। जितने लोग परीक्षा में शामिल होंगे उसमें सभी लोग गंभीर नहीं होंगे। तो अंत में जो आपकी प्रतियोगिता होती है वो कुछ मतलब 2.5 या फिर 1000 की संख्याओं में ही सीमित हो जाती है। तो फिर भी प्रतियोगिता कठिन है, क्योंकि अब जो अभ्यर्थी हैं वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जिनको जॉब लेनी है वो लोग मेहनत करने से बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और काउंसलिंग होने वाली है। ये काउंसलिंग उन लोगों की होगी जो लोग 68,500 में चयनित थे। 69,000 में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें 68,500 में मनपसंद जिला नहीं मिला था, और क्योंकि 68,500 में भी कहा गया था कि अगले 5 साल तक कोई भी ट्रांसफ़र उनका नहीं होगा। तो वो निकट के ज़िलों में आने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्होंने परीक्षा दी, पास हुए। और अब वहाँ पर एक रोक ये लगाई गई थी कि समान ग्रेड पर समान नौकरी के लिए एनओसी नहीं मिलेगी।
तो मामला जो था वो कोर्ट तक गया। कोर्ट के आदेश पर अब 68,500 से एनओसी मिल रही है, यानी कि ये अभ्यर्थी अब 69,000 में आकर नौकरी करेंगे, जिसके लिए अगस्त के महीने में 17, 18 और 19 अगस्त को इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, 17, 18 से 19, 20 तक। तो इनको जो है एनओसी मिल चुकी है और अब इनकी काउंसलिंग होगी और इनको पॉसिबल है कि मनपसंद ज़िला मिले, हो सकता है कि मनपसंद ज़िला ना भी मिले, कि काउंसलिंग के बाद जहाँ पर सीटें रिक्त होंगी वहीं पर ऐसे अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग 68,500 से सिर्फ इस वजह से वापस आ रहे हैं कि उन्होंने जो है उनको दूर का ज़िला मिला है अपने घर से, वो निकट के ज़िले में आना चाहते हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस बात की भी बन रही है कि हो सकता है कि वो उसी ज़िले में रह जाएँ या किसी और दूर के ज़िले में चले जाएँ, या हो सकता है कि वो अपने ज़िले में भी आ जाएँ। डिपेंड ऑन द कंडीशंस दैट कि सीटें कितनी उपलब्ध हैं किस ज़िले में। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो ये खबरें जो हैं ये भी समाप्त होती हैं। आज से एक नया सेगमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, वो ये है कि अखबारों में जो बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं उनका सार संक्षेप में रखूँगा आपके सामने पूरी जानकारी के साथ, ताकि आप समझ पाएँ कि कोई भी घटना जो घटती है उसका बैकग्राउंड क्या होता है और ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं इससे आपके हमारे जीवन पर या फिर विश्व परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए सुनना भी और जानना भी, और इससे आपको करंट अफेयर तैयार करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।